बच्चों यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दिस 11.1 में, ए गीज़र heats water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of combustion of fuel if its heat of combustion is 4 into 10 to power 4 जूल। तो जो मास ऑफ वाटर हीट हो रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11.1, जो आपका मास ऑफ वाटर हीटेड एंड मास कितना है 3 kg पर मिनट हो रहा है एंड दिस इसका जो ग्राम में करोगे तो 3000 ग्राम पर कितना हो जाएगा मिनट एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इजकल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 1 kg हो जाएगा। ठीक है, सो राइज इन टेम्परेचर, अब यहाँ पे हम देखें तो राइज इन टेम्परेचर एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा डेल्टा टी इजकल टू 77 माइनस 27, सो दिस इजकल टू हो जाएगा बेटा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट स्पेंड कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट एंड Q इजकल टू कितना होता है एम सी इंटू डेल्टा टी, सो दिस इजकल टू Q इजकल टू 3000 इंटू स्पेसिफिक हीट ग्राम में 1 इंटू कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, सो इतना कैलोरी क्या आ जाएगा पर मिनट, सो दिस इजकल टू 6.3 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, अच्छा 5 कैलोरी इंटू 4.2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, इतना कैलोरी हो जाएगा। अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3000 इंटू 1 इंटू 50 इंटू 4.2, तो 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल, सो दिस इजकल टू जूल पर क्या लिख सकते हैं मिनट। इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो 6.3 इंटू 10 पर 5 जूल पर क्या आ जाएगा मिनट आ जाएगा। सो रेट ऑफ combustion of fuel and this इजकल टू हो जाएगा बेटा 6.3 इंटू 10 पावर 5 जूल पर मिनट डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर 4 जूल पर मिनट, सो दिस जूल पर ग्राम, सो इजकल टू कितना आ जाएगा कैलकुलेट करोगे तो 15.75 ग्राम पर मिनट एंड दिस इजकल टू अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 16 ग्राम पर मिनट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा 11.2, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाई टू 2 इंटू 10 पर माइनस 2 kg of nitrogen to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure। ठीक है, so this is equal to question number 11.2, so molecular mass of nitrogen कितना होता है बेटा, this is 28 and mass of nitrogen m is equal to हो गया 2 इंटू 10 पर माइनस 2 kg, so this is equal to हो गया यहाँ पे 20 ग्राम। सो सी एंड सी पी इजकल टू कितना होता है 7.2 इंटू आर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए सो सी पी इजकल टू 7.2 आर, 10 सी पी जो होगा बेटा, ठीक है 10 सी पी क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 ग्राम, सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 7.2 आर अपॉन कितना हो जाएगा एम, सो दिस इजकल टू 7/56 इंटू कितना हो जाएगा आर, सो दिस इज 7/56 इंटू आर की वैल्यू 8.3 कितना होगा जूल पर ग्राम, सो दिस इजकल टू 1.038 जूल पर कितना हो गया ग्राम।
सो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इजकल टू कितना है यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस। सो जो राइज इन टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या कैल्विन में लिखो, दोनों तो चेंज इन टेम्परेचर है ना। अगर कोई टेम्परेचर होता है तो डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंस इन टेम्परेचर है तो डिफरेंस में कैल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में, दोनों बराबर होते हैं बेटा। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ amount of heat required and Q is equal to m Cp इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा टी। सो दिस इज इक्वल टू 20 ग्राम इंटू 1.038 जूल पर ग्राम इंटू 45 कैल्विन। सो दिस इज इक्वल टू 934 कितना हो जाएगा जूल हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो बेटा इसमें हमने पहले आपका निकाल लिया कि जो नाइट्रोजन है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 28 था, ठीक है, और जो मास है टोटल गिवन इतना ग्राम गिवन था। सीपी जो होता है 7/2R होता है, तो 1 ग्राम के लिए हमने सीपी निकाल लिया कि पर ग्राम सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास से हमको डिवाइड करना पड़ेगा जो इसका सीपी है उसका, तो उसे ये ग्राम में 1 ग्राम का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है वो हमने यहाँ पे देखो निकाल लिया था। और उसके बाद फिर हमें अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू एम सी पी इंटू डेल टी हमने निकाल लिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, तो एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरली सेटल टू द मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2। देखो इसका 11.3 क्वेश्चन नंबर 11.3। तो मान लिया जाए बेटा कि M1 M2 जो है, ठीक है, M1 M2 मासेज हैं 2 बॉडीज़ का, और C1 C2 जो है स्पेसिफिक हीट है 2 बॉडी का, ठीक है। टेम्परेचर इनिशियली मान लिया जाए कि T1 था, ठीक है, एंड फाइनल जो टेम्परेचर है वो कॉमन टेम्परेचर T है। एक का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का टेम्परेचर कितना था T2, और जो फाइनल टेम्परेचर है बेटा वो कितना है T। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सो दिस इज इक्वल टू M1 C1 इंटू T1 माइनस T इजकल टू M2 C2 एंड दिस इज इक्वल टू T माइनस कितना हो जाएगा T2। सो अगर हम एवरेज टेम्परेचर T इजकल टू रखें तो T1 प्लस T2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अगर वैल्यू पुट कर दो तो M1 C1 इंटू ये पे हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस कितना सॉरी ये पहले T1 है ना, पहले T1 है। सो दिस इज T1 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू M2 C2 और इनटू हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस कितना हो जाएगा T2। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा M1 C1 इंटू दिस इज इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू M2 C2 एंड दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन 2 आ जाएगा एंड इंटू T1 माइनस T2 अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया बेटा। सो दिस इज इक्वल टू M1 C1 इजकल टू कितना हो जाएगा M2 C2। सो हीट कैपेसिटी ऑफ 2 बॉडी शुड बी इक्वल। हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए 2 बॉडी का, इक्वल होना चाहिए बेटा। नंबर बी सेकेंड में ये ए पार्ट था बेटा, इसमें 4 पार्ट हैं। ए पार्ट, बी पार्ट में है कि the coolant in a chemical or a nuclear plant, the liquid used to prevent the different parts of the plant from the getting too hot should have high specific heat। तो हाँ, तो हीट एब्जॉर्ब बाई ये सब्सटेंस जो होना चाहिए होता है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पेसिफिक हीट होता है। सिंस ए कूलेंट इज मीन्ड टू एब्जॉर्ब हीट इन ए केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होना चाहिए बेटा कि कूलेंट का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करना। तो जब हीट को एब्जॉर्ब करना ही उसका काम है तो स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए उसका, हाई होना चाहिए। थर्ड पॉइंट को अगर हम देखें तो थर्ड में बोला एयर प्रेशर इन ए कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो एयर प्रेशर कार का जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होता है बेटा फ्रिक्शन के कारण, टायर एंड रोड के कारण, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एयर इनसाइड इट, जो टायर के इनसाइड में जो एयर प्रेशर होता है, एयर होता है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि टायर और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसके कारण। सो द प्रेशर इनसाइड द टायर इंक्रीजेज, और टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। एज इट्स वॉल्यूम इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ठीक है,
तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। आइडियल गैस इक्वेशन से देखें तो PV = nRT। सो वॉल्यूम तो लगभग कांस्टेंट ही रहता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो एयर प्रेशर इन ए कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। डी पार्ट को देखें बेटा, तो डी पार्ट में लिखा हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ ए हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेचर दैन दैट ऑफ ए टाउन इन ए डिजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। क्लाइमेट ऑफ ए हार्बर टाउन इज़ मोर टेम्परेचर दैन दैट ऑफ ए टाउन इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट में होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका कारण है बेटा कि इन ए हार्बर टाउन जो होता है नियर द सी होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर। और जो समुद्र है बेटा, जो सी है, वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसको मिलते हैं। इसी के लिए जो क्लाइमेट होता है हार्बर टाउन का वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। एंड जो डिज़र्ट होता है वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है। मतलब क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज़ मोर टेम्परेचर दैन दैट ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट में टेम्परेचर कम होता है। उसका कारण यही है कि वहाँ पे एयर जो वाटर वेपर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.4 देखें तो सिलेंडर विथ ए मूवेबल पिस्टन 3 moles of hydrogen at a standard temperature and pressure. The walls of the cylinder are made out of a heat insulator and the piston is insulated by having a piles of stand on it. By what factor does the pressure of the gas increases if the gas is compressed to half its original volume? तो देखो बेटा 11.4, तो 11.4 में क्या कहा है आपसे, 11.4 में कहा है कि V1 लेट कि V1 = V एंड V2 = कितना होता है, बोला कि वॉल्यूम हाफ हो गया। ठीक है, तो जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है बेटा, जो गैस कंप्रेस हो रहा है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेंगे। क्यों? क्योंकि सडन प्रोसेस जो भी होता है बेटा वो क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, जब किसी भी सिस्टम से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इंसुलेटेड हैविंग पाइल्स ऑफ स्टैंड। ठीक है, इंसुलेटेड है बेटा मतलब जो आपका हीट ट्रांसफ़र वो नहीं होगा, और हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो आपका जो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है वो जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो एडियाबैटिक में क्या जानते हैं, P हीट पर, हम एडियाबैटिक प्रोसेस में जानते हैं कि P हीट पर गामा = कितना होता है, कांस्टेंट। सो दो पॉइंट के लिए अगर लगाएंगे तो P1 V1 पर गामा = P2 एंड V2 पावर कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। सो दिस = P2 अपॉन P1 एंड दिस = कितना हो जाएगा बेटा, V1 अपॉन V2 का पावर कितना हो जाएगा, गामा। सो दिस = V अपॉन V/2 का पावर कितना हो जाएगा, गामा। सो दिस = 2⁴ एंड इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो 2.64 आंसर आपका आएगा बेटा। नाउ 11.4 के बाद अगर 11.5 को देखें तो 11.5 में बोला है कि इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम एन equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. If the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie, how much is the net work done by the system in the latter case? देखो बेटा यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर 11.5, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है वर्क डन = है -22.3 जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, हम जानते हैं बेटा DQ = कितना होता है, DU + DW। एडियाबैटिक प्रोसेस है क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है बेटा। ठीक है, हीट का एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, 0। सो दिस = 0 एंड दिस = DU और -22.3। सो DU = कितना हो जाएगा, 22.3 जूल हो जाएगा बेटा। दिस इज़ द आंसर इस फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में कहा है कि जो नेट हीट एब्जॉर्ब है बेटा, हीट एब्जॉर्ब जो है DQ एंड DQ = 9.35 जूल, और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम जो होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है एंड कैलोरी है बेटा, 9.35 कितना है, कैलोरी। सो दिस = 9.35 कैलोरी। सो दिस = 9.35 × 4.2। सो दिस = 39.2 क्या हो गया, जूल हो गया। सो हम जानते हैं बेटा DQ = कितना होता है, DU + DW। सो एंड DU = हमने पहले ही निकाल रखा है कि DU = 22 पॉइंट कितना है, 3 जूल है। वैल्यू पुट करो तो DW = कितना आ जाएगा, सो दिस = DQ - DU। सो व्हाट इज़ DQ, तो DQ = 39.2 - DU = 22.3। सो दिस = यहाँ से कैलकुलेट करोगे बेटा तो 16.9 कितना हो जाएगा, जूल। दिस इज़ द आंसर।
तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आपको 11.5 तक।